बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। इसको हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है कि आपका अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है और डायरेक्ट करंट भी हो सकता है। याद रहे कि अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट तो ये कहलाएगा एसी जनरेटर, और अगर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट तो ये कहलाएगा डीसी जनरेटर। हमारा टॉपिक एसी जनरेटर है, इसीलिए हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एसी जनरेटर। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमारे पास उसका प्रिंसिपल है कि ये जो एसी जनरेटर है ये किस उसूल पे काम करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रिंसिपल याद रखिएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के उसूल पे काम करता है। अब फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ क्या है, ये आप प्रीवियस टॉपिक में डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं। थर्ड नंबर पे क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो आप यहाँ पे बुक से पैराग्राफ देख के राइट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास मैग्नेट है। मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी और उसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल या आर्मेचर को प्लेस किया हुआ है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप की आपको कॉइल नज़र आ रही है, इसको हमने फील्ड के अंदर प्लेस किया हुआ है। याद रहे कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर है इसको हमने आयरन का रिंग कंसीडर करना है। ये हमारे पास आयरन का रिंग है, उसके ऊपर हमने ये रेड वाली समझ ले कॉपर वायर को वाउंड अप किया हुआ है। तो उस वायर के हमारे पास ये दो टर्मिनल बन गए। इन दो टर्मिनल्स को हमने स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है। लेकिन याद रहे कि ये वाला टर्मिनल इस पहले स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये वाला टर्मिनल इस रिंग के साथ कनेक्ट नहीं किया गया। ये इस रिंग के अंदर से पास करता हुआ इस रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पे पहले स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये वाला टर्मिनल इस रिंग के अंदर से पास कर रहा है, इसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया, बल्कि अंदर से पास करता हुआ इस रिंग के साथ कनेक्ट किया गया यहाँ पे। ठीक है, और इन स्लिप रिंग्स के साथ हमने यहाँ पे कार्बन ब्रशेस भी कनेक्ट कर रखे हैं। अब ये कार्बन ब्रशेस क्यों हमने अटैच किए हैं? याद रहे कि जब ये स्लिप रिंग्स रोटेट करेंगे तो अगर हमने डायरेक्ट वायर इनके साथ कनेक्ट की तो वायर भी इनके साथ लिपटती जाएगी। ऐसा हमने नहीं करना। हमने कार्बन ब्रशेस इसीलिए यूज़ किए ताकि जब ये रिंग्स रोटेट करें तो ये कार्बन ब्रशेस इनके साथ कनेक्शन में तो रहें, कनेक्ट रहें, लेकिन ये रोटेट ना करें, ये फिक्स्ड रहें, इनके साथ रिंग हर वक्त लगता रहे और इसमें भी करंट आ जाएगा और यहाँ से फिर हम वायर को कनेक्ट करके अपने एक्सटर्नल सर्किट की तरह वायर्स को लेके आ सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का यूज़ देखा। अब याद रहे कि इस आर्मेचर के साथ हमने यहाँ पे शाफ्ट यूज़ की हुई है, या जिसको हमने हैंडल के नाम से मेंशन किया हुआ है। इस शाफ्ट पे आप मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। उस मैकेनिकल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए आप कोई भी सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश की है, यानी कि हम जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी जो हमने यहाँ पे डायरेक्शन ली है रोटेशन की, वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे हम इसको रोटेट करवाएंगे कॉइल रोटेट करेगी, तो कॉइल के रोटेट करते ही यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए तो वहाँ डेफिनेटली इंड्यूस्ड करंट भी पैदा हो जाएगा। अब वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी और इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, उसकी हम मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करेंगे। उनकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी इसको भी डिस्कस करेंगे। आखिरी पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कॉइल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है, तो वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलेगी। तो इस प्रोसेस को या इफेक्ट को आप डायनेमो इफेक्ट का भी नाम देते हैं। क्या मतलब कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को प्लेस करने के बाद मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये इफेक्ट आपका डायनेमो इफेक्ट कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले
इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और इंड्यूस्ड करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। अब याद रहे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा। देखिए अगर फ्लक्स की इक्वेशन हम डिस्कस करें, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज थीटा, ये इक्वेशन है। अब देखें क्या यहाँ पे B को चेंज किया जा रहा है? नहीं। क्या एरिया को चेंज किया जा रहा है? नहीं। रेक्टेंगुलर कॉइल का जो भी एरिया वही फिक्स्ड रहेगा। थीटा चेंज होगा, थीटा के चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा। थीटा कैसे चेंज होगा? जब यहाँ से आप मैकेनिकल एनर्जी देंगे मीन्स के कॉइल रोटेट करेगी। अब कॉइल रोटेट करेगी तो फील्ड के अंदर जैसे ही कॉइल रोटेट करेगी तो उस कॉइल का हर बारी एंगल चेंज होता जाएगा। तो एंगल में चेंज आने से फ्लक्स में चेंज आएगा। जब फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाती है और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का रिलेशन हम अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ यूज कर चुके हैं। E इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और माइनस जो है ये लेंज लॉ में बताता है। तो ये हम प्रीवियस टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इस कॉइल की टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करेंगे। टोटल को फाइंड करने के लिए पहले हम इस कॉइल की हर साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो याद रहे वर्टिकल साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और हॉरिजॉन्टल साइड्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी साइड जो कि वर्टिकली साइड है ए बी, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, इस वर्टिकली साइड ए बी का इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कस करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मोशनल ईएमएफ में भी आप रिलेशन पढ़ चुके हैं कि वो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ईएमएफ की, वी बी एल साइन थीटा। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपने यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इस साइड पे भी डिस्कस करनी है, हॉरिजॉन्टल साइड्स पे भी और इस वर्टिकल साइड सी डी के अक्रॉस भी। फिर सारे को सम करेंगे फोर साइड्स के इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो हमारे पास इस कॉइल का टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। फिर हम टोटल इंड्यूस्ड करंट भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ए बी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ है वी बी एल साइन थीटा आएगा, इसी तरह सी डी का भी वी बी एल साइन थीटा आएगा, और एंगल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अभी। उसके बाद बी सी और डी ए जो साइड्स हैं हॉरिजॉन्टल साइड्स, ये बी सी और ये डी ए, इनके अक्रॉस ईएमएफ नहीं पैदा होगा। एक तो आप एंगल की वजह से भी मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, दूसरा आपने ये याद रखना है कि चार्ज जो हॉरिजॉन्टल साइड्स हैं इस पे चार्ज पे लगने वाली फोर्स उसके अलोंग नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो इसीलिए डी ए साइड और बी सी के क्रॉस हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा। वैसे आप अगर फार्मूला पुट भी कर दें तो जब एंगल पुट करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, बी सी और डी ए वाली साइड के अक्रॉस मीन्स के हॉरिजॉन्टल साइड्स पे। तो दोनों तरह से आप याद रख सकते हैं। अब हमें चाहिए टोटल ईएमएफ, तो टोटल के लिए हम इन इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा जी ए बी साइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ, सी डी का, बी सी का और डी ए का, सारों को ऐड करेंगे तो टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो ई वैसे लिखा, इनकी जगह हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब ये स्टूडेंट्स देखें कि 0 0 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ना ऐड होने से। पीछे बच गई ये 2, तो ये भी वी बी एल साइन थीटा, ये भी वी बी एल साइन थीटा, तो 2 वी बी एल साइन थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई है इस कॉइल की। लेकिन याद रहे कि इस टाइम कॉइल में हमने एक लूप लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दें तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वो होगी 2n वी बी एल साइन थीटा, सिर्फ यहाँ पे n आ जाएगा। तो ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर गौर करें तो कॉइल रोटेट कर रही है, जबकि ये v तो हमारा लीनियर है, हमें तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी को लेके आने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये वाली वैल्यू हम इस v की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब इसमें देखें 2n, ये वाला वैसे, v की जगह हमने आर ओमेगा लिखा, ये बी एल साइन थीटा वैसे का वैसे। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 को अंदर ले गए, n वैसे खड़ा है और बी एल भी वैसे का वैसे है। यानी कि हमने सिर्फ इसको अरेंज किया है कि जो हमारा 2 है वो यहाँ पे आ गया है, r वैसे ठहरा है, ओमेगा को हम बाहर ले गए हैं और ये जो l खड़ा है इसको हम इस ब्रैकेट के अंदर ले आए हैं। तो आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें गौर कीजिएगा कि ये 2RL है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली कॉइल थी। जब वो एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही थी तो यहाँ सेंटर से लेके उसके
लेंथ तक या पॉइंट तक या उसके आर्मेचर की साइड्स तक जो भी हमारा डिस्टेंस होगा उसे हम रेडियस का नाम देंगे आर का। और अगर यहाँ सेंटर से लेके इस साइड तक का डिस्टेंस आर है तो फिर इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा 2r। अब ये 2r क्या है, इस कॉइल की विड्थ, और ये हमारे पास क्या है, लेंथ। तो अगर हम यहाँ से एरिया निकालें इस रेक्टेंगुलर कॉइल का तो वो क्या बनेगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो लेंथ हमारे पास क्या है l, विड्थ हमारे पास क्या है 2r टोटल। तो इसका मतलब लेंथ इंटू विड्थ की जगह l इंटू 2r लिख सकता हूँ। ये रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, ठीक है। अब इसको तरतीब से लिखें तो 2rl बनता है। तो इसका मतलब ये जो 2rl है यहाँ पे भी तो आ रहा है 2rl, तो इस 2rl की जगह मैं एरिया लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया a के साथ। तो ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है, याद रखिएगा। अब इसको अगर हम तरतीब से लिखें तो ये इक्वेशन क्या बन गई, नवाब साइन ओमेगा टी। थीटा को हमने ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिए, क्यों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो इसका मतलब जहाँ थीटा है वहाँ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट की इक्वेशन आ गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो नवाब का साइन आप यूज़ कर रहे हैं एन ओमेगा ए बी, इस नवाब की जगह आप मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख सकते हैं। कैसे, थीटा की जगह आप एंगल क्या पुट करेंगे 90, क्योंकि जो हमारी साइड्स थी ए बी और सी डी, इनके अक्रॉस हमारा एंगल बन रहा था वो क्या था 90। कैसे पता चलेगा, वो आप प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस करके आए हैं। जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तब भी आप पुट कर सकते हैं, और अगर आप मैक्सिमम रिजल्ट देखना चाहें तब भी आप यहाँ से एंगल देख सकते हैं कि हमारा क्या बन रहा है 90। तो देखें, अगर कॉइल इस तरह से रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो वी आपका इधर होगा और बी आपका इधर है। एंगल क्या बन गया इस साइड पे 90। जब कॉइल इधर से आएगी तो वी इधर और बी इधर, फिर एंगल 90। तो इसका मतलब दोनों साइड्स पे वी और बी के बिटवीन बनने वाला एंगल 90 आ रहा है, और उस टाइम हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा हो रहा है। तो जैसे हमें मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए होगा तो हम इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 90, तो साइन 91 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। तो जैसे ही यहाँ पे आप साइन 90 पुट करेंगे साइन 91, तो 1 को नवाब से मल्टीप्लाई करें तो नवाब ही आएगा। तो ये आपकी मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं I इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है। V को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे E के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF डिस्कस कर रहे हैं। तो E जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आई है, नवाब साइन थीटा, या थीटा की जगह आप ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नवाब की जगह हम ई नॉट लिख सकते हैं। देखें ई नॉट किसके इक्वल आ रहा है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ नवाब की इक्वल आ रहा है। तो इस इक्वेशन में नवाब की जगह ई नॉट लिखें, ये साइन थीटा वैसे का वैसे, ये आर भी वैसे का वैसे। अब ये ई नॉट ओवर आर क्या बन गया है, गौर कीजिएगा, ई ओवर आर आई है, तो ई नॉट ओवर आर क्या होगा, आई नॉट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई नॉट। तो ये देखें, ये वाला आई वैसे, इसकी जगह हमने लिख दिया आई नॉट, और ये साइन थीटा वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास करंट की या इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा की जगह आप लिख दें ओमेगा टी। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आ चुकी है और इंड्यूस्ड करंट भी आ चुका है। अब जो है इससे आगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में टर्म यूज़ करेंगे इंड्यूस्ड करंट की और इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो देखते हैं क्या होगी, और उसके बाद यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आई इंड्यूस्ड ईएमएफ की ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस्ड करंट की आई आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इन इक्वेशंस में फ्रीक्वेंसी को लेके आना चाह रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई ओवर टी, 1 ओवर टी की जगह आ जाएगा एफ। तो ओमेगा बन गया 2 पाई एफ के इक्वल। अब यही ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की ये इक्वेशन आएगी इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, और यही ओमेगा की वैल्यू जब इस जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड करंट की ये इक्वेशन आएगी इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की टर्म में। अब फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, यहाँ पे देखें जो पाकिस्तान में जनरेटर आते हैं वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाले आते हैं। तब 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है कि वो जनरेटर या जो कॉइल है वो 50 दफ़ा अपनी डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज करेगी। कि मीन्स अगर 50 हर्ट्ज़ वाला फ्रीक्वेंसी वाला जनरेटर है तो वो 50 दफ़ा अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए बी और सी डी की साइड्स पे हम इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हमने कहा था ए बी साइड और सी डी वाली साइड पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। तो इन साइड्स पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पेज को आप एक रेक्टेंगल कॉइल समझें, ये वाला, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉइल बना भी दी है। तो इस सिचुएशन पे हम अब ए टू बी वाली साइड पे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देखना चाह रहे हैं। मैंने तो यहाँ मेंशन की हुई है ना, अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, जब ये वाली सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में ये वाली कॉइल ऐसे पड़ी है, ये वाली साइड आपको कॉइल की नज़र आ रही है इस डायग्राम में। तो इस तरह से अगर कॉइल पड़ी है तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट हम कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी देकर रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस कॉइल को आप ये एंटी क्लॉक देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये पेज ऐसे पड़ा है, ये ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये वेलोसिटी की मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दी है, ठीक है, ए बी वाली साइड पे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये बेसिकली ऐसे है, यहाँ पे जिस तरफ बोर्ड मार्कर जा रहा है बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो v आ गया ये, अब इस तरफ मैं ड्रा नहीं कर सकता तो इसीलिए v को वर्टिकली अपवर्ड मेंशन कर रहा हूँ और b इस साइड पे है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जब कॉइल रोटेट करके आ चुकी होगी तो v की डायरेक्शन ये बन रही है और b की डायरेक्शन ये बन रही है। अब v और b अगर आ चुका है तो मैं पाम रूल यूज़ करके फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूँ ए बी वाली साइड पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फिंगर्स हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट करते हैं और जो थंब है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करते हैं। अब ये क्या है, वेलोसिटी, और ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये आ गई वेलोसिटी, ये थंब आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में आ गया। अब आप जहां आपका पाम है वहां पे आप नॉर्मल ड्रा करें तो ये फोर्स क्या आ जाएगी, डाउनवर्ड। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फोर्स को डाउनवर्ड शो कर दी है। अब अगर चार्ज पे लगने वाली फोर्स यहाँ ए बी साइड पे डाउनवर्ड है तो इसका मतलब चार्ज डाउनवर्ड फ्लो करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड पे ए बी वाली साइड पे डाउनवर्ड होगी। इस तरह स्टूडेंट्स, जब ये कॉइल इस सिचुएशन के बाद रोटेट करते हुए इस डायरेक्शन में आएगी, अब देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बन चुकी है, इस तरफ, मेरी तरफ। इसका मतलब ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और b की डायरेक्शन इस तरफ है, एंटी पैरेलल साइन 180। तो इसका मतलब इस साइड पे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये अभी हमने पीछे इक्वेशन में भी ये बात की है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल भी प्रूफ हो रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब ये कॉइल रोटेट करते हुए यहाँ से इस साइड से गौर कीजिएगा, ये ऐसे आएगी। आप देखें ये वाली साइड आपकी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी तरफ है और b इस तरफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन आपकी तरफ होगी तो उसे मैं यहाँ ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए डाउनवर्ड शो कर दिया है और b इस तरफ शो कर दिया है। एंगल फिर 90, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप गौर करें तो करंट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, रिवर्स। पहले देखें करंट की डायरेक्शन ये है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें जब कॉइल इस सिचुएशन में रोटेट करते हुए यहाँ पे पहुंची है, अब देखें करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स। इसका मतलब कॉइल ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, रिवर्स कर ली है। साइड्स को देख सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, ये वाली सिचुएशन जब बनेगी तो अब हमें इस सी डी वाली साइड पे फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। तो v आपकी तरफ था तो v डाउनवर्ड, b इस तरफ, तो मैं यहाँ पे भी पाम रूल यूज़ करूँगा और फोर्स की डायरेक्शन देखूँगा। तो स्टूडेंट्स फिर से हम पाम रूल यूज़ करते हैं। b इस तरफ है, ये b सेट हो गया, थंब आपकी तरफ है तो ये वेलोसिटी आ गई। अब देखें यहाँ पे ये पाम है तो ये नॉर्मल ड्रा करेंगे तो अपवर्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जो सी डी साइड है इसके अलोंग जो चार्ज पे लगने वाली फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो इस तरह से अगर फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है तो इंड्यूस्ड करंट की भी डायरेक्शन इस साइड पे क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। अब सिचुएशन आ गई इसके बाद ये वाली, तो फिर से क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी इस तरफ और b भी इस तरफ, तो फिर क्या हो जाएगा, साइन 0 0, तो सारा इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट क्या हो जाएगा, 0। तो इस सिचुएशन में फिर से हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी, 0 होगी। तो सिर्फ और सिर्फ ए बी और सी डी वाली पे
हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी और उसकी हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को भी डिस्कस किया। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे ग्राफ में भी मेंशन की हुई है, ये भी आपने लॉन्ग में लाजमी बनाना है। देखें जब ये वाली सिचुएशन थी, ये वाली, तो इस टाइम इंड्यूस्ड करंट पैदा नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। ठीक है, आई और टाइम पीरियड टी के बिटवीन हमने ग्राफ को प्लॉट किया है। तो जब ये वाली सिचुएशन आएगी, इस सिचुएशन में तो इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है और मैक्सिमम था, और डायरेक्शन भी देख लें एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जब एंगल 90 था π/2 या टाइम पीरियड t/4, तो हमारा इंड्यूस्ड करंट क्या था, पॉजिटिव मैक्सिमम आ रहा था। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली सिचुएशन बनेगी, इस सिचुएशन में एंगल 180 था, फिर आंसर इंड्यूस्ड करंट का 0, तो इसका मतलब π180 पे फिर से इंड्यूस्ड करंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ तक जैसे ही आप इस तरफ आए, अब कॉइल ने क्या कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ ग्राफ में देखिएगा डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले ये है, देख सकते हैं आप, फिर उसके बाद ये है, तो इसका मतलब इसके अपोजिट जा रही है ये वाली डायरेक्शन। तो जैसे कॉइल ने डायरेक्शन चेंज की, वैसे ही आप ग्राफ में देख सकते हैं डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इस सिचुएशन में फिर इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, लेकिन नेगेटिव मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है 3π/2 पे। उसके बाद स्टूडेंट्स इस सिचुएशन के बाद फिर से जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहीं पे कॉइल पहुँचेगी। तो इस सिचुएशन में करंट फिर क्या हो जाएगा, 0, sin 0 0। तो इसका मतलब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, एंगल क्या होगा, 2π। तो अगर आप 360 पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। चाहे आप यहाँ पुट करें, चाहे आप यहाँ टाइम के हिसाब से अगर पुट करना है तो फिर t पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0, और हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से एक साइकिल हमने कंप्लीट करके एसी जनरेटर की वेव फॉर्म को डिस्कस किया, जो कि साइनोसाइडल है।